नमस्कार साथियों, टेट गंगा में आप सभी मित्रों का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग शिक्षण अभिरुचि से संबंधित शिक्षण की अवधारणा, क्लास दूसरी है आज हमारी। ठीक, दूसरी क्लास में आज हम लोग शिक्षण की अवधारणा, शिक्षण के लक्ष्य और उद्देश्य को पढ़ेंगे और समझेंगे। साथ ही साथ इससे संबंधित जितने भी अच्छे प्रश्न बन सकते हैं उनका एमसीक्यू आपको उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक, एमसीक्यू भी पढ़ाया जाएगा, साथ ही पहले थ्योरी पढ़ते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। इसको एक बार आप लोग इतना पढ़ लेंगे ना तो ये चैप्टर आपका कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक, इसमें सारी बातों को समाहित करने का प्रयास किया गया है। देखिए, समझने का प्रयास करिएगा। जब आप लोग सीसेट का पेपर देने जाते हैं, सी टेट और स्पेशल अन्य राज्यों के टेट देने जाते हैं, या कोई एग्जाम होता है, जब फाइनल एग्जाम सुपर टेट या ये हमारा डीएसएसबी तमाम केवीएस के एग्जाम, तो वहाँ पे आपको बड़े क्वेश्चन मिलते हैं। जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, बड़े क्वेश्चन एमसीक्यू से सही नहीं हो सकते। पहले थ्योरी समझिए, उसके बाद बड़े क्वेश्चन किया करिए। ठीक, देखिए, लोकतांत्रिक समाज में विचारधारा वाले प्रशासक समाज के सभी व्यक्तियों के सामान्य कल्याण के लिए आवश्यक चीजों का आयोजन करते हैं, समायोजन करते हैं। ठीक, कुछ सामाजिक संस्थाएं समाज की अंतिम आवश्यकताओं को पूरा करने के हेतु प्रबंधन करती हैं। ये सामाजिक संस्थाएं अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहती हैं। इनमें शिक्षा का प्रबंधन सर्वोपरि है। समझिएगा, अब हमारे काम की बात आ गई। इसमें शिक्षा का प्रबंधन भी बहुत जरूरी है। ठीक है, जिससे समाज की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। अब समाज की शिक्षा से क्या आवश्यकता पूरी होती है? भाई, जब आप शिक्षित होगे तभी तो समाज गतिशील होगा, तभी तो समाज विकासशील बनेगा। ठीक, अगर शिक्षित समाज है तो अनेक समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाता है। समाज विकास की ओर अग्रसर होता है, हमारी आने वाली पीढ़ियों का कल्याण भी होता है। कार्य को पूरा करने के लिए हम समाज से शिक्षा और प्रशिक्षण की ओर रुख करते हैं, ताकि इसके माध्यम से समाज का प्रत्येक युवा में समाज की आवश्यकता, समाज के विकास, कल्याण और सुरक्षा के प्रति जिम्मेदारी की भावना पैदा हो। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, याद रखिएगा, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? समाज के जीवन की जटिल समस्याओं को बेहतर तरीके से हल करना, सहयोग के आधार पर समाज को विकसित करना, समृद्ध करना, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को उसके विशेष व्यक्तिगत कौशल और ज्ञान से खुश करना है। ठीक, इतना आप लिख लीजिए। जब भी आप इसको लिख लेंगे यहाँ से लेके इतना, तो आपका फिर शिक्षा का मुख्य उद्देश्य से संबंधित कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन आए आपसे गलत नहीं होगा, क्योंकि इन्हीं के आधार पे आप सारे तर्क को निकाल सकते हैं यहाँ से लेके। इसको आप अपनी कॉपी पे रोक के वीडियो को लिख सकते हैं आराम से। ठीक, लेकिन शिक्षा की सफलता कक्षा में शिक्षण और अधिगम के माहौल पर निर्माण करती है या निर्भर करती है। ठीक, देखिए, आप एक क्लास है, मान लीजिए 50 बच्चे पढ़ रहे हैं और एक शिक्षक है। ठीक, अब दोनों के मध्य शिक्षा की सफलता कक्षा में शिक्षण और अधिगम के माहौल, जो नियम कानून है पढ़ाने के, जो मानक है पढ़ाने के, अगर ये शिक्षक उस मानकों पे खरा नहीं उतरता तो इन 50 बच्चों का भविष्य तो खराब करेगा ही। लेकिन अगर ये शिक्षक कौशल युक्त है और पढ़ाने की जो तकनीकी ज्ञान होता है, जो सिद्धांत होते हैं उससे युक्त है, तो इन 50 बच्चों का भविष्य बहुत अच्छा होगा। अब देखिए, आप लोग को व्यवहारिक रूप से समझाता हूँ। कोई ग्रामीण इलाके की प्राइमरी स्कूल है। ठीक, घूस दे के कोई टीचर भर्ती हो गया। एक शहर का स्कूल है, मॉन्टेसरी, जो अच्छे खासे सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड के हैं। यहाँ प्रशिक्षण युक्त एक टीचर है। ठीक, यह सभी शिक्षण कौशल से युक्त है। यह सिर्फ डिग्री के आधार पर तो योग्य है कि इसके पास बीए, बीएड या जो भी मानक है बीटीसी है। लेकिन दिक्कत यह है कि इसने तो प्रशिक्षण लिया है ना, ज्ञान लिया है, सिर्फ डिग्री ली है। ये इन बच्चों के साथ तो कोई न्याय नहीं करेगा। अगर मान लीजिए यहाँ 10 बच्चे पढ़ रहे हैं और यहाँ अगर 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक, इन बच्चों का भविष्य उज्जवल है, इनका भविष्य कोई उज्जवल नहीं है। ये हमेशा संघर्ष करते नजर आएंगे। आप समझने का प्रयास करिएगा। अगर कोई भी मेरे वीडियो को देख रहा है, वह अपने आप पे समझे कि वह किस स्कूल से पढ़ के आया है और उसके टीचर ने उसे कैसा पढ़ाया। जैसे मैं स्वयं बताऊं तो मैं जब भी जिस स्कूल से पढ़ा शुरू से लेकर इंटर तक, मुझे कभी भी इंग्लिश के टीचर अच्छे नहीं मिले, गणित के टीचर अच्छे मिले और विषयों के ठीक मिले, जो उन्होंने अच्छे से समझाया, पढ़ाया।
लेकिन इंग्लिश के टीचर हाई स्कूल इंटर तक अच्छे नहीं मिले, न तो ठीक से पढ़ाया और न तो समझाया। यूपी बोर्ड की एक बहुत बड़ी समस्या है, या स्टेट बोर्ड किसी भी का ले लें, सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड को छोड़ दें अगर हम, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड को छोड़ दें तो स्टेट बोर्ड जितने हैं उनमें आप कहीं भी चले जाइए, बिहार, एमपी, यूपी, राजस्थान, सब में आपको इंग्लिश के टीचर अच्छे नहीं मिलेंगे। आपको मैथ के टीचर तो ठीक ठाक मिल जाएंगे, लेकिन इंग्लिश की बहुत कमजोर मिलेगी। लेकिन यहाँ पे इंग्लिश के साथ साथ सभी विषयों के टीचर बड़े अच्छे मिलते हैं। ठीक। और एक समस्या होती है स्टेट बोर्ड में, अगर स्टेट बोर्ड के किसी स्कूल में अच्छा टीचर आ भी जाता है तो वहाँ पे वो काम चोरी करता है, पढ़ाने की तकनीकों, विधियों इत्यादि का उपयोग न करके सिर्फ रटंत विद्या पढ़ाना प्रयास करता है, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारियों से भागता है। मॉन्टेसरी स्कूल की क्या समस्या, मतलब उपयोग अच्छाई है, इनकी सबसे अच्छाई है कि यहाँ पे बराबर निगरानी और ऑडिट होता रहता है। टीचर का भी मूल्यांकन होता है कि टीचर पढ़ा क्या रहा है। यहाँ टीचर का कोई मूल्यांकन नहीं होता, जिससे इन बच्चों का भविष्य अंधकार में रहता है, इन बच्चों का भविष्य अच्छा रहता है। तो ये समस्या कहाँ से शुरू होती है? यहीं से। ठीक। जब आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो टीचिंग आप अपने आप को अपने छात्र जीवन में ले जाइए, और जब आप समझेंगे कि मूलभूत समस्या क्या थी, आप स्कूल गए, एक प्रार्थना हुई, इसके बाद स्कूल में प्राइमरी स्कूल जो अब तो कुछ सुधर गए, पहले का बहुत बुरा हाल था। तो उस समय की समस्याओं को आप अपने जीवन काल में देखेंगे तो अनेक समस्याएं आपको स्वतः पता चल जाएंगी कि हमारी शिक्षण गतिविधि कितनी कमजोर रही, जो लोग खास करके प्राइमरी से पढ़ के आए हैं। तो देखिए, शिक्षा की सफलता कक्षा में शिक्षण अधिगम के माहौल पर निर्भर करती है। मानव स्वभाव में वैज्ञानिक ज्ञान सॉरी वैज्ञानिक ज्ञान से भी अच्छे एक कलाकार की पहचान होती है। शिक्षक वही हैं जो छात्रों को उनकी रचनात्मकता का उपयोग करें। अब जैसे मान लीजिए आपके अंदर बहुत अच्छी कला की प्रतिभा है, आप कलाकारी या चित्रण बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन टीचर ऐसा है कि वो जो कला के बारे में बिल्कुल नाखुश है, उसे कुछ नहीं रोचकता लगती, वो आपको मार पीट के किसी भी तरीके से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान ही पढ़ने के लिए फोकस करता है, यही पढ़ो। जबकि टीचर का यह गुण होता है कि वह अगर किसी बच्चे में कोई अलग से गुण है, खेल में है, चित्रण में है या गायन में है, संगीत में, किसी में, उसके उस प्रतिभा को उभारे और उसको उसी जीव के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। तो रचनात्मक कार्य का उपयोग करने की प्रेरणा देता है, टीचर का यह गुण होता है। ठीक। मतलब कार्य करने से तरीके खोजने की मदद करता है, ताकि वे एक ऐसा जीवन जीने के लिए तैयार हों जहां वे अपने काम, रिश्तों, जीवन के लिए सकारात्मक और नकारात्मकताओं को संभाल सके और अपने काम से संतुष्ट हो सके। आप थ्री इडियट देखते हैं तो थ्री इडियट में देखते हैं ना कि वो फोटोग्राफी को पसंद करता है, उसके पिताजी उसको बीटेक करा रहे हैं, लेकिन अंततोगत तो फोटोग्राफी में अपना करियर बनाता है, क्योंकि उसे लगा कि मैं फोटोग्राफी में बेहतर कर सकता हूँ, बेटर कर सकता हूँ। ठीक। तो इस चीज को आप भी समझिए कि एक टीचर का ये दायित्व तो होता है कि वह बच्चे के अगर गणित में अच्छा है तो गणित पढ़ने के लिए प्रेरित करे, जरूरी नहीं कि उसे हिंदी प्रेरित करे। अगर बच्चा कोई साहित्यिक विषय पढ़ना चाहता है तो साहित्य में उसकी रुचि को और उभारे। ठीक। उसकी साहित्यिक रुचियों को उभारे और प्रशंसित करे। ठीक। इस इकाई में हम शिक्षण अधिगम अर्थात अधिगम के सभी पहलुओं को जानेंगे और समझेंगे। ठीक। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं जो हमारे एग्जाम से संबंधित है। शिक्षण की परिभाषा क्या है, अर्थ क्या है? शिक्षण एक कला है। कला आर्ट वाला कला मत समझ लीजिएगा, कला शब्द बहुत व्याख्यात शब्द है। कला ये आर्ट का कला न होके पूरे जीवन काल की कला है। ठीक। ये अच्छाई और बुराई दोनों को डिनोट करता है। शिक्षण एक कला है जो विज्ञान और कला कौशल को जोड़ती है। प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक कुछ सामान्य विशिष्ट शिक्षण सिद्धांतों का पालन करके शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। सॉरी। शिक्षण शिक्षकों और छात्रों के बीच एक बातचीत है। शिक्षण गतिविधि क्या होती है? एक सामान्य वार्तालाप है जहाँ एक कम अनुभवी छात्र एक अनुभवी विशेषज्ञ से एक
एक अलग विषय पर ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। जैसे आप देखिए, आप स्कूल क्यों जाते हैं? आप मान लीजिए 5वीं से बाद 6वीं क्लास में गए, तो यहाँ तक आपने जो पढ़ा उसके बाद छोड़िए, यहाँ पे भी आप ज्ञान प्राप्त करेंगे, 7वीं में जाएँगे यहाँ भी ज्ञान प्राप्त करेंगे। ठीक? तो एक अलग विषय पर ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, अर्थात जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते हैं आपका विषय क्षेत्र बढ़ता जाता है। अंततोगत्वा ये हाल होता है कि आप एक ही विषय में एमए करते हैं, उससे नेट, पीएचडी, बीएड जो भी करते हैं, तो एक विषय तक पहुँच जाते हैं। सारे विषय पढ़ते-पढ़ते एक विषय पे क्यों कंसंट्रेट होते हैं? ताकि आप एक ही विषय में माहिर बन सकें, ठीक? शिक्षण शिक्षकों द्वारा छात्रों के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाने, याद रखिएगा कुछ बातें जहाँ इंडिकेट करूँ इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रश्न में ऐसे ही विकल्प देता है। सकारात्मक परिवर्तन लाने, उनका मार्गदर्शन करने, रचनात्मक अनुभवों को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ छात्रों को समाज की संस्कृति, परंपराओं और मूल्यों को बनाए रखने में सहायता करने के लिए एक प्रकार का मार्गदर्शक है। शिक्षक क्या है? मार्गदर्शक है, ठीक है? आपका जो शिक्षक है अब क्या बन गया? वो मार्गदर्शक है, जो उनका समाज शिक्षण भी एक प्रक्रिया है, ठीक? जिसके द्वारा हम समाज में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, जिससे छात्रों के साथ-साथ शिक्षकों को भी शामिल होना चाहिए। शिक्षण क्या है? एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया को समझाना बहुत कठिन है, लेकिन जब हम शिक्षण अधिगम को एक विशिष्ट प्रक्रिया से जोड़कर व्यवहार में लाते हैं तो इसे समझाना आसान हो जाता है। एजुकेशन या शिक्षा शास्त्र में विशेषज्ञों ने शैक्षणिक प्रक्रिया को 2 तरीके से समझाने की कोशिश की। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का तात्पर्य होता है, समझिएगा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है जो तर्कों के आधार पर प्रमाणित हो, ठीक? तर्क को प्रमाणित किया जाता है, जो आधुनिक शैक्षणिक उपकरणों, रणनीतियों, शैलियों और तकनीकों का उपयोग करके सिफारिश करता है, जिसके माध्यम से हम अधिगम अर्थात सीखने की प्रक्रिया को छात्रों हेतु सकारात्मक तरीके से बदलने और बदलते हैं। पहला हो गया। दूसरा है कला, जो शिक्षकों की तकनीकी कौशल को पूर्णता प्रदान करता है, साथ ही साथ ज्ञान को दिलचस्प या रोचक बनाता है, अधिगम और सीखने की प्रक्रिया को पूरा करता है। अब शिक्षण की परिभाषा, पढ़ाना और सिखाना एक कठिन प्रक्रिया है। समझाने के लिए हमें विभिन्न विशेषज्ञों के दृष्टिकोण को समझना होगा। अब देखिए ये परिभाषा आप लिख लीजिएगा, यही परिभाषा आपसे पूछ लेगा, नाम परिभाषा लिख देगा ऐसे, अब पूछेगा किसने दी थी। तो पढ़ाना और सिखाना, सीखना, पढ़ाना और सीखना एक कठिन प्रक्रिया है, जिसे समझाने के लिए हमें विभिन्न विशेषज्ञों के दृष्टिकोण को समझना होगा, ठीक? ये एच.सी. मॉरिसन का कथन है 1934 में, इसको आप लिख लीजिएगा। यहाँ का पूरा निष्कर्ष आपको एक लाइन बताऊं, ये जो पैराग्राफ है कहने की यही तात्पर्य है कि अगर कोई एक्स स्टूडेंट है और वाई टीचर है, यह विविध क्रियाओं से युक्त प्रशिक्षण प्राप्त टीचर है, यह शून्य विहीन है, क्योंकि इसके पास ये जो छात्र है ये शून्य है एकदम, इसके अंदर ज्ञान का कोई तत्व नहीं है। अब इस टीचर की ये जिम्मेदारी है कि इसे कौशल युक्त या शिक्षित बनाए। तो किन किन क्षेत्रों में? इसे भाषा सिखाएगा, इसके भाषा के माध्यम से ज्ञान को आगे बढ़ाएगा, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, कला, संगीत, जितने भी क्षेत्र हो सकते हैं शिक्षा से संबंधित सबको तो पढ़ाएगा ही पढ़ाएगा। समाज के बारे में अच्छे से बताएगा, ठीक? संस्कृति के बारे में ठीक से बताएगा, सकारात्मक बताएगा, ठीक? और जीवन जीने के सही कौशल, जीवन जीने के जो सही मार्गदर्शन होते हैं उसको भी प्रेरित करेगा, ठीक? इस तरह से समझिएगा। शिक्षण एक परिपक्व व्यक्तित्व और कम परिपक्व व्यक्तित्व के बीच एक अंतरंग संपर्क है, जिसे बाद वाले की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक? ये मॉरिसन का ही कथन है। अब देखिए परिपक्व व्यक्तित्व कौन है? शिक्षक, टीचर, ठीक? कम परिपक्व व्यक्तित्व कौन है? छात्र, स्टूडेंट, ठीक? क्योंकि कम परिपक्व व्यक्ति ही तो परिपक्व व्यक्ति के बाद जाएगा सीखने कुछ। के बीच एक अंतरंग संपर्क है, जिसे बाद वाले की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया। बाद वाला कौन? कम परिपक्व, ठीक? अर्थात छात्र। मॉरिसन के अनुसार शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें एक विशेषज्ञ, एक अनुभवहीन व्यक्ति
छात्र के साथ संपर्क और संबंध स्थापित करता है और भविष्य की आगे की शिक्षा के लिए तैयार करता है। एक विशेषज्ञ मतलब होता है टीचर, ठीक। प्रशिक्षण प्राप्त अनुभवहीन व्यक्ति कौन, छात्र या स्टूडेंट, ठीक। इसमें शिक्षकों की भूमिका को समझाने का प्रयास किया गया, जो शिक्षण और छात्रों के समग्र विकास में शिक्षकों के महत्व को इंगित करती हैं। अब ये परिभाषा किसकी है, जॉन ब्रूबैकर की 1939। इसको आप लिख लीजिए, इनकी भी परिभाषा लिख लीजिए आप एक जगह, ठीक। ये कहना ये चाहते हैं, इन्होंने शिक्षकों की भूमिका को समझाने का प्रयास किया और कहा कि शिक्षण और छात्रों के समग्र विकास में शिक्षकों या टीचरों के महत्व को इंगित करता है, ठीक। अब पूरी परिभाषा इनकी क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसको लिख लीजिए कॉपी पे। परिभाषाएं जरूर लिख के रखा करिए, क्योंकि कई बार सीधा सीधा परिभाषा ही पूछता है। शिक्षण एक ऐसी स्थिति से जुड़ी व्यवस्था और बदलाव है जिसमें अंतराल या बाधाएं होती हैं, जिन्हें कोई व्यक्ति दूर करना चाहता है और जिससे वह ऐसा करने के दौरान सीखता है। अब कौन व्यक्ति दूर करना चाहता है, जाहिर सी बात है छात्र जो होगा वही तो अपनी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेगा। किसके माध्यम से, टीचर से प्रशिक्षण प्राप्त करके, शिक्षा प्राप्त करके, ठीक। जो उसके जीवन में अंतराल या बाधाएं हैं उनको दूर करने का प्रयास वह करता है। जॉन ब्रूबैकर के अनुसार शिक्षण एक प्रक्रिया, ऐसी प्रक्रिया जिसमें छात्रों के प्रदर्शन के लिए जगह छोड़ी जाती है और चुनौतियां पैदा की जाती हैं, जिसे छात्र स्वयं हल करने का प्रयास करते हैं, जिससे छात्रों की अधिगम अर्थात सीखने की प्रक्रिया और आत्मविश्वास में मदद मिलती है। इस परिभाषा में सभी शिक्षण गतिविधियों में छात्रों को प्राथमिकता दी गई है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसकी परिभाषा के अनुसार छात्रों को प्राथमिकता दी गई है, तो जॉन ब्रूबैकर के, ठीक। इन्होंने स्पष्ट किया है कि छात्र इसे स्वयं अपने व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करके सीख सकते हैं। बीओ स्मिथ कहते हैं, ठीक। अब इनके अनुसार क्या है परिभाषा, शिक्षण अधिगम को प्रेरित करने के उद्देश्य से की जाने वाली क्रियाओं की एक प्रणाली है, एक सिस्टम है, ठीक। शिक्षण अधिगम को प्रेरित करने के उद्देश्य से की जाने वाली क्रियाओं की एक प्रणाली अर्थात सिस्टम है। इसको भी आप लिख लीजिए, ये भी परिभाषा लिख लीजिए। शिक्षण गतिविधियों की एक प्रणाली है जिसका उद्देश्य प्रभावी शिक्षण अनुभव प्राप्त करना है। शिक्षण की इस परिभाषा में विद्यार्थियों के अधिगम अर्थात सीखने के अनुभव को अर्जित करने की पहली प्राथमिकता दी गई है। अब इसके बाद आते हैं एन.एल. गेज 1962। इनका कहना है कि शिक्षण पारस्परिक प्रभाव का एक रूप है जिसका उद्देश्य किसी अन्य व्यक्ति के व्यवहार की क्षमता को बदलना है। देखिए, पारस्परिक प्रभाव का एक रूप है जिसका उद्देश्य किसी अन्य व्यक्ति मतलब यहाँ होगा छात्र, ठीक। छात्र के व्यवहार क्षमता को बदलना है अर्थात उसके अंदर कुछ सकारात्मक ऊर्जा को सृजित करना है, अर्थात उसे सिखाना है, पढ़ाना है, क्या पढ़ना उपयोगी है क्या नहीं, ज्ञानार्जन कराना उसका जरूरी होता है। एन.एल. गेज के अनुसार शिक्षण किसी व्यक्ति की पारस्परिक प्रभाव का एक रूप है जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति की शैली को आकार देना होता है, ठीक। बीओ स्मिथ कहते हैं, ठीक। बीओ स्मिथ के अनुसार शिक्षण कार्यों की एक प्रणाली है जिसमें एक एजेंट, एक लक्ष्य, एक स्थिति, याद रखिएगा परिभाषा ये पूछता है, परिभाषा को जरूर लिखिएगा। एक एजेंट, एक लक्ष्य, एक स्थिति शामिल होती है जिसमें कारकों के दो सेट होते हैं, एक जिन पर एजेंट का कोई नियंत्रण नहीं होता, कक्षा का आकार, विद्यार्थियों की विशेषताएं, भौतिक सुविधाएं, और वे जो वह कर सकता है संशोधित करे, जैसे शिक्षण की तकनीकें और रणनीति। एक टीचर क्या कर सकता है, देखिए, वह शिक्षण की तकनीक और रणनीति को बदल के अपने अनुसार सृजित कर सकता है, अर्थात पढ़ाने की तकनीकी प्रणाली को विकसित कर सकता है। लेकिन कक्षा का आकार, अगर कक्षे का आकार सरकार ने मानक बना दिया कि 50-50 बच्चों की एक कक्षाएं हैं, तो रोज परिवर्तन तो नहीं करेगा टीचर। विद्यार्थियों की विशेषताएं, अपनी सभी विद्यार्थियों की अपनी विशेषताएं हैं। भौतिक सुविधाएं, ठीक। भौतिक सुविधाएं हर परिवार, हर छात्र की या हर समाज की अलग अलग होती हैं, ठीक। तो बीओ स्मिथ के अनुसार शिक्षण एक ऐसी प्रणाली है जिसमें एक प्रमुख व्यक्ति एक दृष्टिकोण या स्थिति पर काम करता है, जिसमें दो तत्व छात्र और शिक्षक होते हैं। दो तत्व छात्र और शिक्षक होते हैं। इस प्रणाली में कुछ कारक हैं जिन पर शिक्षक का कोई नियंत्रण नहीं होता, जैसे कक्षा का आकार,
छात्र की शारीरिक विशेषताएं हैं और कुछ कारक जिन्हें वो संशोधित कर सकता है, जैसे प्रश्न पूछना। शिक्षक का तो कर ही सकता है ना, वो छात्र से प्रश्न पूछ सकता है, निर्देश दे सकता है, उसे जानकारी की संरचना करना, विचारों का संयोजन करना। ठीक, इन परिभाषाओं से आप देखेंगे, इस परिभाषा के आलोक में हम शिक्षकों और छात्रों के बीच शिक्षण अंतःक्रिया का एक दृश्य देखते हैं, क्योंकि शिक्षण सीखना एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है। ठीक, एडमंड एमिडॉन 1967 में क्या कहते हैं, इसको देख लेते हैं। एडमंड एमिडॉन का क्या विचार है? शिक्षण एक संवादात्मक प्रक्रिया है, मतलब संवाद आधारित प्रक्रिया है, इस रूप में इन्होंने परिभाषित किया है, जिसमें मुख्य रूप से कक्षा में बातचीत शामिल होती है, शिक्षक और छात्र के बीच होती है, कुछ निश्चित गतिविधियों के दौरान होती है। एडमंड एमिडॉन के अनुसार शिक्षण एक संवाद आधारित प्रक्रिया है, जिसमें मुख्य रूप से कक्षा में शिक्षक और छात्रों के बीच बातचीत होती है, जो विभिन्न गतिविधियों के दौरान होती है। दौरान ये सेंस है कि जो क्या नाम है, टीचर जो होता है वो अपने स्टूडेंट को जो भी पढ़ाएगा, जो भी विषय पढ़ाएगा, उसी दौरान उसका वाद संवाद होता रहता है। ठीक, प्रश्न पूछेगा, कुछ निर्देश देगा, कुछ कार्य करने के लिए, जैसे देते हैं ना कि होमवर्क दे दिया, होमवर्क को चेक करेगा, प्रश्न पूछेगा, कोई कार्य हुआ कि नहीं हुआ, या कोई चीज बतानी हुई अच्छी, फिर कहानियां सुनाना हुआ इत्यादि, या वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना हुआ। उपरोक्त सभी शैक्षणिक विशेषज्ञों के विचारों के आलोक में हम कह सकते हैं कि शिक्षण और सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो शिक्षकों और छात्रों के बीच सहयोग पर निर्भर करती है, दर्शाती है, शिक्षकों के महत्व को प्रकाश डालती है, छात्रों के अधिगम और सीखने को प्रभावित करती है। शिक्षण और अधिगम का मुख्य उद्देश्य छात्रों में जानबूझकर परिवर्तन लाना है, जानबूझ के परिवर्तन लाना, समझिएगा, जिसे अलग अलग वातावरण में अलग अलग तरीके से लागू किया जाता है। ठीक, इस प्रकार शैक्षणिक प्रक्रिया के दृष्टिकोण से शिक्षण के प्रकार क्या हैं, ये प्रकार पूछा गया है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ठीक, शैक्षणिक वातावरण की दृष्टि से शिक्षण और अधिगम सामान्यतः 3 विधियों पर आधारित है। आपसे पूछ लेगा कितनी विधियों पर होगा, तो ऑप्शन देगा 1 2 3 4, और नहीं पूछेगा तो सीधा कह देगा कि शैक्षणिक वातावरण की दृष्टि से शिक्षण और अधिगम के 3 विधियों में कौन शामिल नहीं है, तो ये 3 दे देगा, एक और दे देगा। ठीक, तो आपसे पूछेगा कौन शामिल नहीं है, तो पहला क्या है, पारंपरिक शिक्षा है, एक गैर पारंपरिक, एक निरौपचारिक। ठीक, एक फॉर्मल एजुकेशन है, एक इनफॉर्मल, एक नॉन फॉर्मल। अब तीनों को समझते हैं कि ये हैं क्या। शिक्षण अधिगम के सामान्य 3 विधियों में समझिए। पारंपरिक शिक्षा में क्या होता है? पारंपरिक शिक्षा में शिक्षण अधिगम के उद्देश्य, शिक्षण विधि, समय, स्थान के साथ साथ छात्रों की उम्र, मानसिक क्षमताएं, परंपराएं, रुझान, व्यवहारिक कौशल में परिवर्तन आदि के बारे में शिक्षकों और छात्रों आमने सामने जानकारी प्राप्त की जाती है, प्रदान की जाती है। स्कूली शिक्षा इसका उदाहरण है। जैसे अब देखिए, आप विद्यालय जाते हैं, स्कूल, ठीक, वहाँ टीचर होता है, स्टूडेंट होते हैं, आपस में दोनों वार्तालाप करते हैं ना, तो इसमें क्या क्या होता है? इसमें शिक्षण अधिगम के कुछ उद्देश्य होते हैं। शिक्षण की विधियां के अनुसार टीचर पढ़ाता है, समय काल होता है 10 से 4 समय काल, स्थान होता है विद्यालय, ठीक, छात्रों की उम्र होती है, आप अगर कक्षा 1 में है तो आपकी उम्र अलग है, आप कक्षा 10 में पहुंच गए तो आपकी उम्र अलग हो जाएगी। ठीक, उनकी मानसिक क्षमताएं ऐसी विकसित होती हैं। क्लास 1 में पढ़ने वाला स्टूडेंट, उसकी जो मानसिक अवस्था होगी वो क्लास 10 के बच्चे से अच्छी होगी, बुरी होगी। परंपराएं होगी, हर समाज और क्षेत्र में अपनी परंपराएं होती हैं, रुझान होते हैं, व्यवहारिक कौशल भी होता है। ठीक, इस तरह से देखेंगे तो पारंपरिक शिक्षा जो होती है वह एक सामान्य स्कूली शिक्षा के आधार पर डिफाइन की जाती है। गैर पारंपरिक में क्या होता है? गैर पारंपरिक शिक्षा में उद्देश्य, स्थान, समय आदि तय नहीं होते, बल्कि छात्र किसी भी स्थान पर अपने अनुभव, भावनाओं, विचारों या टिप्पणियों के आधार पर एक सहज अधिगम अर्थात सीखने की प्रक्रिया प्राप्त करते हैं। एक नया ज्ञान, एक सबक प्राप्त करते हैं, जैसे खेल के मैदान में, दोस्तों की महफिल में, किसी दुर्घटना में, किसी व्यक्ति के व्यवहार से प्रभावित होकर। जैसे आप महात्मा गांधी से क्यों प्रभावित होते हैं? क्योंकि उनके कार्य इतने सकारात्मक या अहिंसात्मक थे, तो आप उनसे प्रभावित होते हैं। आप महात्मा बुद्ध से प्रभावित होते हैं, विवेकानंद से प्रभावित होते हैं। ये सब क्यों प्रभावित होते हैं? ये एक व्यक्तित्व है, ये गैर पारंपरिक में आएंगे, क्योंकि गांधी जी शिक्षक नहीं है,
गांधी जी तो एक महान व्यक्तित्व हैं। शिक्षक तो वह है जो टीचर है जो आपको पढ़ा रहा है, लेकिन अगर वो गांधी जी के बारे में बताए उनकी कुछ अच्छी बातें तो सही है। समाज का कोई व्यक्ति है, ठीक, प्रतिष्ठा या योग्य या कुशल शिक्षित व्यक्ति है, अगर मान लीजिए कोई, वह आपको कुछ रोचक कहानी के माध्यम से शिक्षा दे। आप इसको क्रिकेट खेल रहे हैं, टीम भावना विकसित होती है। वहाँ पे मान लीजिए लड़ाई झगड़ा हो तो आप चाहते हैं कि लड़ाई शांत हो, आप अहिंसा का सिद्धांत अगर जानते हैं, आप वहाँ पे लड़ाई को रोकने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों की महफिल में या किसी दुर्घटना में क्या होता है, आप दुर्घटना जा रहे हैं, कोई दुर्घटना हुई, आपके अंदर संवेदना है तो आप सोचेंगे जो दुर्घटनाग्रस्त है, जिस दुर्घटना में घायल हुआ है व्यक्ति, उसकी मदद की जाए। तो इस तरह से जो आप अनुभव से कुछ सीखते हैं, यही सब गैर पारंपरिक शिक्षा के श्रेणी में आते हैं। ठीक, निरौपचारिक में क्या होता है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। इसमें सभी शिक्षण अधिगम की सामग्रियां शामिल होती हैं जिसमें शैक्षणिक प्रकृति पारंपरिक शिक्षा से भिन्न होती है। शिक्षण और अधिगम का कोई निश्चित समय नहीं होता, बल्कि एक ही उद्देश्य के तहत लागू होता है। जैसे दूरस्थ आपकी डिस्टेंट एजुकेशन क्या होता है, आपने एक बार इनरोलमेंट करा लिया, नामांकन करा लिया, फॉर्म भर दिया, अब सिर्फ आप एग्जाम देने जाएंगे, इस बीच कोई टीचर से संपर्क नहीं है, आप उसके जो सिलेबस हैं उसको कहीं से उससे संबंधित बुक खरीद ली, आपने स्वयं पढ़ा, ठीक, और आप एग्जाम देने चले गए। ठीक, मूक पाठ्यक्रम, स्वयं पाठ्यक्रम, इस तरह के जो होते हैं निरौपचारिक शिक्षा होती है। ठीक, नॉन फॉर्मल, दूरस्थ शिक्षा को याद रखिएगा, नॉन फॉर्मल में आता है को डिस्टेंट एजुकेशन। डिस्टेंट या दूरस्थ शिक्षा जो होती है या निरौपचारिक या नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आती है, ये पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। ठीक, मूक पाठ्यक्रम और स्वयं पाठ्यक्रम, इन तीनों को याद कर लीजिएगा, लिख लीजिए किस श्रेणी में आते हैं, तो नॉन फॉर्मल या निरौपचारिक शिक्षा में। ठीक, खेल के मैदान या अनुभव से जो चीजें सीखी जाती हैं वो किस में आती हैं, गैर पारंपरिक, और जो विद्यालय से सीखी जाती हैं स्कूल में जाके वह पारंपरिक शिक्षा में आती हैं। तो गतिविधि आधारित अधिगम के कारण प्रदर्शन आधारित शिक्षण के प्रकार, जैसे प्रदर्शन के आधार पे क्या होगा, बताकर शिक्षण की इस पद्धति में मौखिक व्याख्या के देकर शिक्षण प्रदान किया जाता है। जैसे मैं आपको बोल के पढ़ा रहा हूँ, तो ये बता के है, मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पे समाहित हैं, ये बताकर प्रक्रिया में है, अर्थात विभिन्न उदाहरण, उपाख्यान और विभिन्न विधियों के निर्देश के द्वारा सिखाया जाता है, तरीके इत्यादि इसमें शामिल होते हैं। ठीक, दिखा के, अब जैसे मैं आपको कहूँ ले जाऊँ ताजमहल दिखाने, अब ताजमहल की खूबियों को वहाँ बताऊँ कि किसने बनवाया था, किस तरीके से बनवाया, उसमें कौन से पत्थर यूज हुए, उसकी निर्माण शैली क्या है, तो ये दिखा के शैली है। बता के है जो मैं बता रहा हूँ पढ़ा के, मतलब आपको बोल के पढ़ा रहा हूँ, ये बता के शैली है, लेकिन कोई चीज दिखा के पढ़ाऊँ, ठीक, उसके बारे में अच्छाइयाँ बताऊँ, तो वह क्या होता है, दिखा के। हम विभिन्न शिक्षण उपकरणों की सहायता से छात्रों को पढ़ाते हैं जिसके सुनने में स्थान पर प्रदर्शन किया जाता है, जैसे चार्ट, मॉडल, वीडियो, प्रयोगशाला। देखिए कई तरीके होते हैं, जैसे प्रत्यक्ष दिखा के पढ़ाना होता है, एक अप्रत्यक्ष, आपको चार्ट बना दिया जाए और उस पर पढ़ाया जाए, या कोई मॉडल विकसित किया जाए, डायग्राम, या वीडियो दिखा के, ठीक, या विभिन्न प्रयोगशाला में प्रयोग करा के, या अन्य परियोजनाएं। प्रयोगशाला में प्रयोग करने के आधार पर भी तो शिक्षक प्रशिक्षण गतिविधि शामिल होती है। एक होता है करके सिखाना, ये 3 तरीके से होते हैं। तीसरा है करके, जैसे मैं आपसे कहूँ कि कोई चित्र बनाओ, ठीक, एक कोई चित्र दे दिया बनाने के लिए, अब आप जब एक बार उसको बना लेंगे, ठीक, फिर उसको दूसरी बार बनाएंगे, तीसरी बार, हर बार परिमार्जित होता जाएगा, और एक ऐसी मतलब स्टेज आएगा जब आप बहुत अच्छे से कोई चित्रांकन कर लेंगे। ठीक, तो जब आप चित्रांकन करना पूरी तरह से सीख जाएंगे, तो यही तो करके सीखना होता है। या प्रयोग आधारित, आप साइंस में, बायोलॉजी में या केमिस्ट्री या फिजिक्स में जब प्रैक्टिकल करते हैं, तो प्रैक्टिकल तो यही होता है कि आप उसको प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथ से, अपने ज्ञान से उसको करते हैं और उसका परिणाम प्राप्त करते हैं। ठीक, तो यह प्रयोग आधारित है।
हम छात्रों के प्रदर्शन से जुड़े व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करते हैं ताकि छात्र अपनी ताकत और कमजोरियों को समझने के साथ साथ अपनी सीमाएं भी स्थापित कर सके। ठीक, संगठन के स्तर पे देखिए एक चीज इसको लिख लीजिएगा यहाँ से। पहला है गतिविधि आधारित ना, इसको आप हेडिंग करके लिख लीजिए, गतिविधि आधारित कारक। पहला है प्रदर्शन के आधार पे। ठीक, पहला है प्रदर्शन के आधार पे और दूसरा है संगठन के स्तर पे। ठीक, संगठन के स्तर पे क्या है, स्तर संगठन की दृष्टि से शिक्षण और अधिगम में सामान्यतः 3 प्रकार होते हैं। यहाँ भी निरंकुश शिक्षण, लोकतांत्रिक पाठ और स्वतंत्र शिक्षण। ये क्रम, ये सब प्रकार याद रखिएगा, कभी भी गलती नहीं होगी। इस तरह से समझाने का प्रयास कोई नहीं किया होगा अभी तक आपको। पहले थ्योरी को समझिए खूब अच्छे से, तब मैं एमसीक्यू में तो हम आपको बता ही देंगे सारे क्वेश्चन, या आए हुए विगत वर्षों को सॉल्व करा देंगे, तो आपको तब समझ में आएगा थ्योरी कितनी इंपॉर्टेंट होती है। ज़्यादातर टीचर करते क्या है, 20 क्वेश्चन बनाएंगे, 20 क्वेश्चन का उत्तर दे देंगे और उससे संबंधित कुछ व्याख्या बता देंगे और उनकी क्लास पूरी हो जाती है। आप लोग उनको खूब अच्छे से देखते हैं। थ्योरी पढ़िए, अगर अच्छा नंबर पाना है, एक ही बार में सफलता पानी है तो थ्योरी जरूर पढ़िए। ठीक, उसके बाद एमसीक्यू कहीं से भी करिए, प्रैक्टिस से जो भी करना है करिए, लेकिन थ्योरी जरूर पढ़िए। ठीक, निरंकुश शिक्षण, इस प्रकार के शिक्षण और अधिगम में शिक्षक गतिशील होते हैं, छात्र सुनकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। आधिकारिक शिक्षा शास्त्र में शिक्षक केंद्रित होते हैं और उच्च स्तर या अधिक सामग्री प्रदान करने के लिए बड़ी कक्षाओं छात्रों की बड़ी संख्या में उपयोग करते हैं। ठीक, तो इसमें होता क्या, जैसे आपको एक कॉमन हॉल में बैठा दिया जाए, 500 बच्चे हैं, वहाँ पे कोई टीचर आए और आपको कुछ पढ़ाए या कुछ बताए। ठीक, यह होता है शिक्षण का निरंकुश शिक्षण। लोकतांत्रिक पाठ में क्या होता है, लोकतांत्रिक शिक्षण छात्र केंद्रित होता है, मतलब यहाँ छात्र को अपने प्रदर्शन, अपनी क्षमता, अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण और अधिगम शामिल होता है। छात्र प्रश्न पूछते हैं, जवाब देते हैं, एक दूसरे से चर्चा करते हैं, अपने कौशल का प्रदर्शन करते हैं। जैसे आप होम ट्यूटर लगा लेते हैं कभी कभी, तो क्या होता है, एक स्टूडेंट है, एक टीचर, और परस्पर वार्तालाप होता है। टीचर कुछ पूछेगा, छात्र कुछ पूछेगा, जवाब देंगे एक दूसरे का। ठीक, तो लोकतांत्रिक यहाँ छात्र महत्व को ज्यादा महत्व दिया गया। लोकतांत्रिक पाठ में किसको ज्यादा महत्व दिया गया, छात्र को, याद रखिएगा। निरंकुश में शिक्षक को ज्यादा गतिशील या महत्व दिया गया है। और स्वतंत्र शिक्षण क्या है, स्वतंत्र शिक्षण में शिक्षक केवल शिक्षण और अधिगम का माहौल, शिक्षण मीडिया, निर्देश तैयार करते हैं और छात्र अपने लक्ष्यों, आवश्यकताओं, रुचियों, परंपराओं, प्रवृत्तियों, मानसिक क्षमताओं के अनुसार ज्ञान प्राप्त करते हैं और समय समय पर विद्यार्थियों को मार्गदर्शन और प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। जैसे बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े कोचिंग, सामान्य छोटे नहीं, होता क्या है कि उसमें एक मोटिवेशनल स्पीकर होता है जो कोचिंग का ऑनर होता है। कभी कभी वह इस कोचिंग में आता है और कुछ मोटी मोटी बातें जो प्रेरणादायी होती हैं उस पर बोल के चला जाता है, तो वह स्वतंत्र शिक्षण है। ठीक, शिक्षक केवल शिक्षण अधिगम का माहौल, शिक्षण मीडिया, निर्देश तैयार करता है। छात्र और देखिए, अब कंपटीटर क्या होता है, जैसे आप कंपटीशन में हैं तो आप अपने लक्ष्य, आवश्यकता, रुचि, परंपरा, मनोवृत्ति स्वयं विकसित करते हैं। अपनी क्षमताओं का स्वयं मूल्यांकन करके शिक्षण को प्राप्त करते हैं या सीखते हैं या तैयारी करते हैं। समय समय पर विद्यार्थियों को मार्गदर्शन कौन करता है, पर्यवेक्षण कौन करता है। वो जैसे बड़ी कोचिंग में एडमिशन लेंगे तो यही डायरेक्टर होगा या जो मोटिवेशनल स्पीकर होगा वही आके आपको मार्गदर्शन देगा और पर्यवेक्षण करेगा। ठीक, इस चीज को समझिएगा, यह स्वतंत्र शिक्षण में आता है। छोटी कोचिंग या ट्यूटर नहीं, बड़ी कोचिंग ही मानिएगा इसको। उद्देश्य के आधार पर देखिए, उद्देश्य के स्तर पर उद्देश्यों की दृष्टि से शिक्षण को 3 विधियों में यहाँ भी विभाजित किया गया है। एक शिक्षाविद का नाम है बेंजामिन एस ब्लूम। 1956 में उद्देश्यों का एक पदानुक्रम प्रस्तावित किया जिनमें 3 क्षेत्र को शामिल किया। संज्ञानात्मक क्षेत्र का शिक्षण, और दूसरा है प्रभावशाली डोमेन का शिक्षण, और तीसरा है मनोप्रेरक डोमेन शिक्षण। ठीक, 3 विचार इन्होंने दिए, इसको आप तीनों को लिख लीजिएगा, नाम लिख लीजिएगा किसने दिया था। अगर आपसे कभी पूछ ले कि इन तीनों संज्ञानात्मक, प्रभावशाली डोमेन और
को विकसित किसने किया? तो बेंजामिन एस ब्लूम। कब किया? 1956। ठीक, इसमें शामिल क्या है देखते हैं। संज्ञानात्मक क्षेत्र का शिक्षण, मानसिक क्षेत्र को पढ़ाना छात्रों की मानसिक क्षमताओं के विकास से संबंधित है, जिसमें जानकारी, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, मूल्यांकन, निर्माण शामिल है। विकासात्मक विषयों के शिक्षण के माध्यम से इन सभी तत्वों को प्रदान करके शैक्षणिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। अर्थात कहने का यह तात्पर्य है कि छात्रों के मानसिक लेवल, मेंटल लेवल को हाई करना या और अधिक बढ़ाना। किस तरह से? जानकारी साझा करके, उनके अंदर समझ पैदा करके, अनुप्रयोग मतलब प्रैक्टिकल करा के, विश्लेषण निबंधात्मक शैली में पढ़ा के, उनके कार्यों का मूल्यांकन करते हुए, निर्माण उनसे कुछ ऐसे प्रैक्टिकल कराना ताकि वो समझ सके कि हाँ इस विषय का क्या महत्व है और वो उससे निर्मित कर सकें। कुछ जैसे आप इसे इतने मत समझिए किताबी ज्ञान ही आपका शिक्षा है। आप जब बीटेक या कोई अन्य कार्य करते हैं, मतलब तकनीकी ज्ञान लेते हैं, तो वहाँ आपसे कार्य भी करवाया जाता है, प्रैक्टिकल मशीन बनवाना जैसे हुआ, आपसे कोई छोटी सी ही मशीन बनाने का प्रैक्टिकल कराया जाए, तो अगर आप उसे निर्मित कर दिए तो भी तो ज्ञान हुआ, आपने मशीन बनाने की कला को सीख लिया। ठीक, एक बार हुआ, दो बार आपने प्रैक्टिकल किया और आप सीख गए तो आप उस कला में माहिर हो गए। ये भी तो एक शिक्षण है। शिक्षा ऐसी चीज है, आप पहली बात तो एक चीज याद रखिएगा, शिक्षा को आप 0 से लेके एमए और पीएचडी, नेट, बीएड, बीटीसी मत समझिए। शिक्षा और शिक्षण अभिरुचि या अधिगम, ये पूरे जीवन चलने वाली प्रक्रिया है। 0 से 100 वर्ष अर्थात जीवन से मरण तक। ठीक, कभी भी ये समाप्त नहीं होती, हमेशा व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखता रहता है। ठीक, तो इसको समझने का प्रयास करिएगा। प्रभावशाली डोमेन शिक्षण क्या है? भावनात्मक क्षेत्र, यहाँ मानसिक है, पहले देख लीजिए, संज्ञानात्मक वाले चैप्टर में मानसिक क्षेत्र को बताए हैं। प्रभावशाली में भावनात्मक क्षेत्र के शिक्षण अधिगम में छात्रों की रुचि, परंपरा, प्रवृत्ति, मूल्य के साथ साथ अधिगम अर्थात सीखने के कारकों से प्रबंधित करके छात्रों के चरित्र को आकार दिया जाता है। आप समझिए इसमें, जैसे मान लीजिए एक्स स्टूडेंट है, छात्र है। ठीक, अब उसकी भावनात्मक प्रवृत्ति को पहले टीचर समझे कि उसकी भावनात्मक प्रवृत्ति क्या है। मान लीजिए वो गायक बनना चाहता है, तो गायक बनना कोई गलत काम तो है नहीं, उसने कोई चोरी चमारी का काम तो अपनाया नहीं, तो उसे दबा दिया नहीं 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 तुमको ये नहीं करना, तुमको बीटेक करके इंजीनियर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है, ऐसा तो उसने कुछ कहा नहीं। ठीक, उसकी संगीत में रुचि है, तो टीचर का उद्देश्य क्या है? उसकी रुचि, परंपरा, प्रवृत्ति, मूल्य, ठीक के साथ साथ जो भी वो सीखना चाहता है उसके चरित्र को आकार देने का इरादा रखे और उसे प्रोत्साहित करे। ठीक, अगर मान लीजिए आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो डॉक्टर बनने की जो प्रक्रिया है, शिक्षण की गतिविधि है, उसे वह समझाए उसे। ठीक, समझिएगा, अगर वो डॉक्टर बनना चाहता है तो डॉक्टर बनने के लिए आप जैसे मानक है, बायो से इंटर होना चाहिए, फिर एक एग्जाम होता है एंट्रेंस, उसको पास करना है, फिर डॉक्टर की पढ़ाई के लिए आपको एडमिशन लेना है, प्रशिक्षण प्राप्त करना है। तो ये टीचर की जिम्मेदारी होती है, उसे उसकी रुचि के अनुसार पढ़ाने का प्रयास करे। ठीक, उसकी रुचि को बनाए रखें। तीसरा है मनोप्रेरक डोमेन, संवेदी और मोटर क्षेत्र के शिक्षण और अधिगम में छात्रों की क्रियाओं, शरीर के अंगों के प्रशिक्षण के साथ साथ छात्रों की आदतों को विनियमित करने के लिए शिक्षण प्रदान करना है। अब देखिए, जैसे आप शरीर से हट्टे कट्टे हैं, लंबाई अच्छी है, अगर टीचर यह कह दे कि खेल में जाओ, लंबाई अच्छी है तो ऊंची कूद हो गया, दौड़ हो गया, गोला फेंक हो गया, हैमर फेंक हो गया या डिस्कस थ्रो, जो भी मतलब शारीरिक प्रदर्शन के खेल हैं, आप उस क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करो। तो ये भी तो एक टीचर, मोटिवेशनल टीचर का काम होता है, मनोप्रेरक का, क्योंकि आपके शारीरिक क्षमता के अनुसार आपको नियोजित करने का प्रयास करता है। तो ये भी मनोप्रेरक में आता है। शिक्षा में जरूरी नहीं कि सिर्फ किताबी और डिग्री ज्ञान जरूरी हो, शिक्षा में आपको आपकी क्षमता के अनुसार क्षेत्र चुनने का भी अवसर मिलना चाहिए। अब चरणों के संदर्भ में देखेंगे तो शिक्षण अधिगम के 3 चरण होते हैं, एक स्मृति, एक समझकर, ठीक, और तीसरा चिंतन द्वारा।
तीसरा क्या होता है, चिंतन द्वारा। तो चरणों में भी आप डायग्राम बना के लिख लीजिए 3, स्मृति, समझ और चिंतन स्तर, चिंतनशील स्तर। स्मृति स्तर पर या स्मृति आधारित चरण में शिक्षण केवल स्मृति पर आधारित होता है। किसी वस्तु की पहचान, किसी शब्द का अर्थ, अवधारणाएं, तथ्य, सामान्य जानकारी, विभिन्न सूत्र, तथ्य सिखाए जाते हैं। अर्थात अगर मैं आपसे कह दूं कि कमल क्या है, समझिएगा, तो आपके दिमाग में एक चित्र आएगा फूल का, ठीक। किसी वस्तु अर्थात तो आप किसी की पहचान में हैं। इसका अर्थ अब आपसे पूछूं, ठीक, तो इसके बारे में आप बताएंगे। इसकी तथ्यात्मक जानकारी, जैसे मैं कह दूं कमल की पर्यायवाची बताओ, कितनी पर्यायवाची होती है, 5 या 10 बताओ। तो ये तथ्यों के बारे में जब आप याद रहेगा आपके दिमाग में, आपके मानसिक स्तर में, तभी तो आप बता पाएंगे। तो यह मानसिक स्तर अर्थात स्मृति स्तर की बातें होती है, ठीक। आपसे पूछा जाए कोई इतिहास की बात कि पानीपत का युद्ध कब हुआ था, किनके किनके बीच हुआ था, तो ये स्मृति में आधारित है। आपने कक्षा 10 में पढ़ा था। आपसे 5 साल बाद कोई पूछे, 5 साल पश्चात जब आपसे कोई पूछेगा तो आप कक्षा 10 की यह पढ़ी हुई बात को याद करके बताएंगे कि हाँ, पानीपत का युद्ध कब हुआ या इनमें कौन कौन से राजा शामिल हुए। यह स्मृति आधारित शिक्षण की गतिविधि है, ठीक। इसी आधार पे आपको क्या क्या सिखाया जाता है, किसी शब्द का अर्थ बताया जाता है तो आपको याद करने की मदद होती है। अवधारणा हुआ अर्थात नियम कानून, तथ्य, तथ्यात्मक जानकारी, सामान्य जानकारी, विभिन्न सूत्र भी याद कराए जाते हैं, ठीक। समझ के स्तर पे, समझ के निर्देशात्मक चरण में शिक्षक छात्रों को विषय संबंधी समझ प्रदान करता है। प्रशिक्षण के साथ साथ विषयों के विचारों, अनुभवों, तथ्यों, मुद्दों की भी समझ होती है, जिससे छात्रों को मानसिक क्षमताओं के आधार पर अधिगम अर्थात सीखने के कारण और अनुभव प्राप्त होते हैं। जैसे अब आप शिक्षा तो पा गए, बीए कर लिए, एमए कर लिए, बीटीसी कर लिए, लेकिन आपके अंदर समझ नहीं है। आपको पता ही नहीं कि कौन से वस्तु की सकारात्मक पक्ष क्या है या नकारात्मक पक्ष क्या है। तो टीचर क्या बहुत बड़ा कार्य होता है कि वो किसी वस्तु के बारे में उसके मूलभूत गुणों को भी बताए, और समझ तभी होगी जब आपसे प्रैक्टिकल करा दी। अगर कोई कार्य है या कोई वस्तु है, उसके बारे में आप तभी समझ पाएंगे जब उसको देखेंगे, उसके तमाम पक्षों को समझेंगे, ठीक। तो ये समझ होती है। आपसे कहा जाए, आपको बता दिया जैसे निबंध लिखना, ठीक, आपको कह दिया कि निबंध लिखो, निबंध लिखने की शैली बता दी गई, निबंध लिखने के सारे जो भी पॉइंट होते हैं आपको बता दिए गए, लेकिन आपसे कभी नहीं कहा गया प्रैक्टिकल के रूप में एक निबंध लिख के दिखाओ। अगर मैं आपसे एक निबंध लिखवाऊं, 2, 3, 4 ऐसे करके लिखाऊं, तो आपके अंदर निबंध लेखन का एक कौशल विकसित हो जाएगा। अब आपसे मान लीजिए 10 निबंध लिखवा लूं 1 महीने में, और 1 साल बाद फिर कहूँगा निबंध लिखो, तो आप 11 महीने पीछे वाली बात में जाएंगे। आपके अंदर यह क्षमता रहेगी, समझ रहेगी कि निबंध मैंने कैसे लिखा था और किस तरह से लिखा था कि वह अच्छा माना गया था। तो आप फिर 11 महीने या 12 महीने बाद जब लिखेंगे तो आप अच्छा निबंध लिख लेंगे, क्योंकि आपने उसको समझ लिया है, उसके मूल तत्वों को समझ लिया है, ठीक। यह सेकंड टाइप का है। चिंतनशील स्तर, इस चरण में छात्र अपनी शक्तियों के आधार पर अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं, सृजन करते हैं, शोध करते हैं, नए विचार प्रस्तुत करते हैं। जैसे आप मान लीजिए टीचिंग का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने बीटीसी किया है या बीएड किया है, ठीक। चिंतनशील क्या है, अब आपके सामने दिखाई दे रहा है कि आने वाले सालों में वैकेंसी नहीं है। मान लीजिए 3 साल 4 साल आपको लग रहा है कि सरकारें ऐसी कार्य कर रही हैं कि वैकेंसी आने वाली नहीं है, तो क्या आप 4 साल बैठ के टीचर की एग्जाम की तैयारी करते रहेंगे? अगर आप उच्च कौशल युक्त शिक्षा पाए हैं तो आप सोचेंगे कि यार कोई वैकल्पिक रास्ता भी अपनाएं, वनडे एग्जाम की भी देख लें, परीक्षा दे लें, या कोई सिविल सेवा की परीक्षा वैकेंसी आ रही उसमें देख लें। तो ये चिंतनशील स्तर होता है। आप अपने मार्ग को, अपनी समस्याओं को स्वयं हल करने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं, कोई समस्या आ गई जीवन में, आप तैयारी करना बंद कर दिए। अब बंद करने के बाद आपकी समस्या मान लीजिए 6 महीने में साल हो गई। अब आप सोच रहे हैं कि फिर से तैयारी करूं कि कोई और काम करूं। अब आप बौद्धिक रूप से अगर सक्षम हैं तो चिंतनशील स्तर द्वारा एक नया तरीका अपना सकते हैं कि फिर से तैयारी करूं या कोई दूसरा कार्य शुरू करूं। तो उसमें क्या होगा, आप अपनी समस्या का स्वयं समाधान ढूंढते हैं, सृजन करते हैं, शोध करते हैं और नए विचार प्रस्तुत करते हैं। इसमें वैज्ञानिक तथ्य भी है।
जैसे एक विज्ञान से युक्त व्यक्ति बीएससी कर लिया, एमएससी कर लिया, ठीक। अब एमएससी करने के बाद वह सोच रहा है कुछ नई चीजें बनाऊं, कुछ शोध करूं, नए विचार प्रस्तुत करूं, ठीक। समाज के अनेक विचारक जो पीएचडी स्कॉलर हैं अनेक विचार प्रस्तुत करते हैं, उनको जो भी शोध करना होता है। तो इस तरह से आप हाई स्कूल पास हो, चाहे इंटर, बीए, बीएससी, जो भी डिग्री है, आप इन कार्यों को कर सकते हैं अगर आपके अंदर कौशल है, ठीक। शिक्षण के तत्व क्या हैं? शिक्षण के तत्व क्या हैं? आमतौर पर पारंपरिक शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित तत्व शामिल होते हैं। क्या? पुरुष एवं महिला छात्र दोनों होंगे, को एजुकेशन। पुरुष छात्र मतलब बच्चे भी होंगे और बच्चियां अर्थात बालिका और बालक दोनों होंगे। गारंटीकृत सामग्री हो, शिक्षक गण हो मतलब टीचर्स स्टाफ हो, फिर तकनीकी तत्व हो, ठीक। इतने 4 पॉइंट होने जरूरी हैं, माने जाते हैं। वर्तमान युग में शिक्षण एवं अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों को पहला महत्व दिया गया, प्रथम महत्व, ठीक। जब स्टूडेंट ही नहीं होगा तो टीचर क्या करेगा? तो अगर छात्र हैं तो टीचर की आवश्यकता है। शिक्षा के सभी कारक, जितने भी कारक होते हैं शिक्षा से संबंधित, विद्यार्थियों के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। सभी शैक्षणिक पाठ्यक्रम विद्यार्थियों की आयु, ध्यान दीजिएगा, आयु, आवश्यकता, मानसिक योग्यता, शारीरिक विकास के अनुरूप व्यवस्थित होती हैं। जैसे आपकी आयु 5 से 10 साल है, आप प्राइमरी एजुकेशन में गए, अब इंटर पास किए या हाई स्कूल, तो आपके पास अनेक विकल्प होंगे कि आप सामाजिक विषयों के साथ पढ़ें, कि वैज्ञानिक या गणित के साथ पढ़ें, आप टेक्निकल एजुकेशन कौशल विकास पढ़ें जैसे पॉलिटेक्निक, आईटीआई या अन्य चीज़ें। ग्रेजुएशन कर लिए तो बीटेक, डॉक्टर या जो भी मतलब प्रशिक्षण प्राप्त डिग्रियां हैं, आप नर्सिंग की तैयारी करें, कोई भी अलग अलग की आवश्यकता आपके अनुसार होती है, ठीक। आपकी जो इच्छा हो आप कर सकते हैं, यहाँ आवश्यकता अनुसार हो जाती है। मानसिक योग्यता, अब आपका मानसिक लेवल कितना अच्छा है उस आधार पे आप अपना मार्ग चुन सकते हैं, ठीक। अगर आप पढ़ने में कमजोर हैं तो आप, जाहिर सी बात है कि आप वैज्ञानिक कार्य नहीं कर सकते। शोध करने के लिए जो क्षमता होनी चाहिए, उच्च कौशल युक्त हैं तो आप भाई वैज्ञानिक कार्य कर सकते हैं, ठीक। शारीरिक विकास के आधार पे, मैंने आपको पहले बताया शारीरिक विकास जिस तरह होगा उस तरह से भी आपके जीवन में कार्य सक्षम होते हैं, ठीक। गारंटीकृत में सामग्री में, शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षण के माध्यम के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है, विषय की सामग्री के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। इस अर्थ में छात्रों के बाद विषय के महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि शिक्षा के सभी कारक विषय की सामग्री को पढ़ाने से पूरे होते हैं। अर्थात दूसरे स्तर में क्या कहा गया है, विषय जो होता है आपका सब्जेक्ट, ये महत्वपूर्ण है। पहले में कौन है, छात्र, दूसरे में विषय, ठीक। शिक्षक गण तीसरे में आते हैं। वर्तमान युग में शैक्षणिक प्रक्रिया में शिक्षकों को तीसरा स्थान दिया गया है, अर्थात क्रम की सूची में तीसरे स्थान पे है। शिक्षण और अधिगम में आज शिक्षकों का काम सुविधाएं प्रदान करना है, शैक्षणिक वातावरण स्थापित करना, छात्रों का अवलोकन करना, छात्रों तक पहुंच प्रदान करना तक सीमित है, ठीक। लेकिन आज भी शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षकों की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता है। शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया में की सफलता शिक्षकों पर निर्भर करती है। देखिए, शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया में छात्रों को प्राथमिकता देना एक वास्तविक प्रक्रिया है। देखिए, इसका कहने का ये तात्पर्य समझिएगा, एक स्टूडेंट है, ठीक, यह बिना टीचर के अधूरा है। क्योंकि आप मान चलिए 5 वर्ष का कोई बच्चा है, अब उसे ABCD 1 2 कोई चीज नहीं आती है, तो वहाँ टीचर उसे पढ़ाना शुरू करेगा। कक्षा 1 से लेकर 5 तक पढ़ा, फिर 6ठी से एडमिशन लिया, 10 तक पढ़ा, फिर 11 से लिया एडमिशन तो 12वीं तक पढ़ा। इस क्रम में जब वो पढ़ते आगे बढ़ता है तो अनेक शिक्षकों से वह ज्ञान प्राप्त करते हुए आगे बढ़ता है, क्योंकि स्वयं वह टीचर नहीं बन सकता। ये बात सही है कि पहली आवश्यकता शिक्षण और अधिगम में छात्रों की होती है। छात्र रहेंगे तभी शैक्षणिक गतिविधियां संचालित होंगी, लेकिन बिना टीचर के संभव नहीं है। टीचर रहेगा या टीचर के होने से ही शैक्षिक कार्य संपन्न होते हैं, टीचर ही शैक्षिक कार्यों को आगे बढ़ाता है, ठीक।
चौथा है तकनीकी तत्व। आधुनिक युग में तकनीकी सहायता के बिना शिक्षण प्रक्रिया की सफलता कल्पना नहीं की जा सकती। जैसे आज देखेंगे अनेक चीजें जरूरी हो गई हैं। इसमें क्या होता है, तकनीकी उपकरण, अनेक तकनीकी उपकरणों की जरूरत होती है। आज देखिए डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, अच्छे अच्छे विद्यालय देखेंगे तो डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं। पहले ब्लैक बोर्ड पे था, जब ब्लैक बोर्ड या चेयर भी नहीं थी। अब तो अनेक वातानुकूलित कक्षाएं चल रही हैं। ट्रांसमिशन प्रौद्योगिकी, अनेक प्रौद्योगिकी परिवर्तनों हो चुके हैं। ठीक, मैं जो भी आपको यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये किसकी देन है? यह प्रौद्योगिकी की ही देन है। ठीक, कि एक बंद कमरे में बैठ के मैं यूट्यूब के माध्यम से आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ। लेकिन टीचर भी आजकल डिस्टेंस एजुकेशन में पढ़ा रहे हैं। अनेक आप कोरोना काल में देखे होंगे, अनेक विद्यालय और बोर्ड अब ऑनलाइन शिक्षण गतिविधियों को संचालित कर रहे हैं, अर्थात घर बैठे बच्चों को शिक्षा के संबंधित क्लास उपलब्ध कराई जा रही है। ठीक, अब देखिए शिक्षण की अवधारणा, शिक्षण की अवधारणा को समझिए। उपरोक्त शिक्षण के अर्थ और परिभाषा से पता चलता है कि शिक्षण एक अपने आप में व्यापक अर्थ में है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो अधिगम की सुविधा को प्रदान करती है। शिक्षण किसी व्यक्ति या समूह के ज्ञान, कौशल और विशेषताओं का अनुप्रयोग है। शिक्षण क्या है? शिक्षण किसी व्यक्ति या समूह, व्यक्ति मतलब छात्र समझिएगा, और शिक्षक दोनों को के लिए ज्ञान, कौशल और विशेषताओं का अनुप्रयोग है। इसे एक विशेष प्रक्रिया के अनुरूप अपनाया गया है। समाज की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो छात्रों के साथ साथ समाज की आवश्यकताओं को भी पूरा करे। भाई छात्र भी तो एक समाज का हिस्सा है, वह उस समाज से अलग थोड़ी हो सकता है। शिक्षण एक व्यवहारिक प्रक्रिया है जिसमें अधिगम की गतिविधियों का चयन किया जाता है। इन गतिविधियों के माध्यम से अधिगम के लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। अधिगम के लक्ष्य क्या है? शिक्षा को प्रदान करना। जो शिक्षण पेशे की जिम्मेदारी है, साथ ही साथ शिक्षण प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण कार्य पाठ्यक्रम है। महत्वपूर्ण कार्य पाठ्यक्रम के निर्धारित मुद्दों को पूरा करना, अर्थात इसका मुख्य महत्वपूर्ण कार्य क्या है? पाठ्यक्रम जो होता है इसके निर्धारित मुद्दे या विषय को पूरा करना, छात्रों को अधिगम के पूर्ण अवसर प्रदान करना, शैक्षणिक मूल्यों को प्राप्त करना, छात्रों के सामाजिक एकीकरण के लिए मार्गदर्शन करना है। शिक्षक विभिन्न शिक्षण विधियों, कारकों, प्रदर्शन के माध्यम से छात्रों के सकारात्मक आत्मसम्मान, आत्म जागरूकता विकसित करते हैं। ठीक, शिक्षकों का कार्य केवल कक्षा तक सीमित नहीं है। शिक्षकों का कार्य कक्षा तक सीमित नहीं है। शिक्षक छात्रों के बीच संवाद की एक प्रक्रिया। शिक्षक विभिन्न शिक्षण विधियों, कारकों और प्रदर्शन के माध्यम से छात्रों में सकारात्मक आत्मसम्मान और आत्म जागरूकता विकसित करते हैं। हालांकि शिक्षकों के का कार्य केवल कक्षा तक सीमित नहीं है। शिक्षकों और छात्रों के बीच संवाद एक प्रक्रिया के रूप में मान्यता नहीं दी जाती, और हम अपने समाज, संस्कृति और संस्कृति को सुरक्षित करते हुए विकास की प्रक्रिया को अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। जैसे निम्न प्रकार के शिक्षण से, शिक्षण एक विज्ञान है। याद रखिएगा, शिक्षण एक विज्ञान है। बहुत से विशेषज्ञों का मानना है कि शिक्षण केवल वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिक तकनीकों, वैज्ञानिक प्रयोगों पर आधारित है। अतः शिक्षण एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। शिक्षण एक कला है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि शिक्षण एक कला, विषयों के कलात्मक कौशल शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है, छात्रों के अधिगम के अनुभव को बनाए रखता है। शिक्षा एक सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया है। शिक्षा के लक्ष्यों को समाज के द्वारा साकार किया जाता है। शिक्षण उनके लिए मार्ग प्रशस्त करता है। शिक्षण या शिक्षक, इसलिए यह एक सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया का उदाहरण है। शिक्षण ज्ञान का स्रोत है। क्या है? ज्ञान का स्रोत। शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से छात्र उन चीजों के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं जिनका ज्ञान इन छात्रों के लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी होता है। ठीक, स्वयं इस ज्ञान से को वह अगर शिक्षा न प्राप्त करें तो वह उस ज्ञान से अधूरे रह जाते हैं। ठीक, अर्थात वह ज्ञान कभी प्राप्त नहीं कर सकते। शिक्षण एक संवाद आधारित प्रक्रिया है। शिक्षण छात्र, शिक्षण संसाधनों के बीच परस्पर समन्वित प्रक्रिया है जो छात्रों के विकास की ओर ले जाती है। यह एक विकासात्मक प्रक्रिया है
शिक्षण एक चरित्र और आदतों को बदलने की प्रक्रिया है। ये चीजें याद रखिए कि यही प्रश्न पूछता है। कौन से इसमें नहीं है, 4 विकल्प दे देगा, एक इन बातों में से नहीं रहेगा। शिक्षण एक विज्ञान होने के साथ तकनीकी कौशल है। यह एक पारंपरिक प्रक्रिया है जो छात्रों और शिक्षकों के आपसी सहयोग पर आधारित है। यह एक अवलोकन, माप, मूल्यांकन के साथ साथ विश्वसनीय संशोधन भी है। शिक्षण एक कुशल पेशा है। प्रत्येक सक्षम शिक्षक से अपेक्षा की जाती है कि वह शिक्षण के सामान्य तरीकों को से परिचित हो। अधिगम में अधिगम को बढ़ावा मिलता है। शिक्षण एक चेतन और अचेतन दोनों की प्रक्रिया है। चेतन और चेतन दोनों की प्रक्रिया है। शिक्षण स्मृति के स्तर पर, चिंतन के स्तर पर विद्यमान होती है। ठीक। गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के मुख्य लक्षण क्या हैं? शिक्षण अधिगम के उद्देश्यों को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षकों के साथ साथ छात्रों, सामग्री, विभिन्न तकनीकी कारकों को शामिल किया जाता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के लिए सभी तत्वों का उपयोग आवश्यक है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षण में निम्नलिखित गुण शामिल होते हैं। प्रासंगिकता, अर्थात शिक्षण गतिविधि प्रासंगिक होनी चाहिए, जिसमें विषय की सामग्री, शिक्षण रणनीति, विषय विधि, शिक्षण संसाधन, शिक्षण के कारक, प्रदर्शन के पाठ्यक्रमों को आदि सम्मिलित किया जाता है, अनुकूलित किया जाता है। अधिगम के लिए पर्याप्त समय, पाठ्यक्रम तैयार करते समय शिक्षण प्रक्रिया में शामिल उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त शिक्षण समय प्रदान किया जाता है। निर्देशों को उचित संरचना देना, एक अच्छा पाठ छात्रों को जुड़ाव के साथ साथ उत्तेजना, पढ़ने के से छात्रों की समझ, समीक्षा और सुदृढ़ीकरण प्रदान करता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षण में कक्षा के वातावरण को अधिगम के अनुकूल बनाना, कक्षा का माहौल, प्रकाश व्यवस्था, सकारात्मक साथ छात्र शिक्षक संबंध, छात्र की बातचीत, कक्षा अनुशासन, सुरक्षा और आराम की भावना को भी शामिल किया जाता है। ठीक। गुणवत्तापूर्ण शिक्षण की विशेषताओं में शिक्षक कौशल और दक्षताओं के साथ साथ वितरण कौशल, विषय की निपुणता, छात्र प्रेरणा, छात्र मार्गदर्शन शामिल है। ठीक, जो एक सक्षम शिक्षक के महत्वपूर्ण कर्तव्य हैं। शिक्षण छात्रों की आवश्यक जानकारी प्रदान करने का एक साधन है। शिक्षण छात्रों को अधिगम के लिए प्रेरित करता है। ठीक। गुणवत्तापूर्ण शिक्षण एक अच्छी योजना के लिए आवश्यक है। अच्छी शिक्षा से विद्यार्थी आगे बढ़ता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षण एक चयनात्मक ज्ञान का अर्जन होता है। ठीक। गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आमतौर पर छात्र केंद्रित होते हैं। क्या होते हैं? छात्र केंद्रित। ठीक। और इनका दृष्टिकोण लोकतांत्रिक होता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षण करुणा और दयालुता से प्रभावित होते हैं। यह छात्रों और शिक्षकों के बीच आपसी सहयोग पर आधारित होते हैं। शिक्षकों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं। भावनात्मक स्थिति पैदा करता है। छात्रों को अनुकूलन के लिए मदद करता है। मान लीजिए कोई छात्र किसी नए शहर में जाए और नए स्कूल में एडमिशन ले, कक्षा 11 में या 10 में या 9 में, तो जिस माहौल से वो पढ़ के गया तो वहाँ का वातावरण उसके अनुकूल था। वहाँ पे वह हर चीज को जान रहा था, समझ रहा था। लेकिन जब नई स्कूल में या नए जगह पे जाएगा तो वहाँ पे उसे अनुकूलन होने के लिए समय चाहिए। ठीक। बदलती शैक्षणिक और सामाजिक व्यवस्था में भावी पीढ़ियों को तैयार करने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सबसे अच्छा उपकरण है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षण से विद्यार्थियों की योग्यताओं का विकास होता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षण में एक शिक्षक, मार्गदर्शक, दार्शनिक, परामर्शदाता और मित्र होता है। ठीक, याद रखिएगा, मित्र भी शब्द अगर मिल जाए तो गलत मत समझ लीजिएगा उसको। गुणवत्तापूर्ण शिक्षण में शिक्षक और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों शामिल होते हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षण शिक्षक और छात्रों के बीच सामंजस्य को दर्शाता है। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षण जो होता है उसके मुख्य विशेषताएं ध्यान रखिएगा। प्राचीन काल से लेकर आज तक भारत में शिक्षण की बदलती अवधारणाओं में देखिए, पहले क्या था कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य तो यही है कि सर्वांगीण विकास। ठीक, ये हर काल में यही रहा है। लेकिन बदलते परिदृश्य में समय के साथ क्या क्या परिवर्तन हुआ है तो देखेंगे। युग, शिक्षण एजेंट, अभ्यास समय, तीरंदाजी, शिकार, खेती, सामान्य जीवन कौशल, बाद के युग, सामाजिक, ये मुख्य ऐसे परिवर्तन हुए। वेद उपनिषद की शिक्षा दी जाती, मध्य युग, फिर धर्म, इतिहास, दर्शन, गणित की शिक्षा। आज क्या है, विज्ञान, व्यावसायिक शिक्षा को महत्व ज्यादा दिया
जा रहा है। जैसे शारीरिक शिक्षा पे भी बल दिया जा रहा है, प्रौद्योगिकी, तकनीकी विकास, विज्ञान, आधुनिक विज्ञान, चिकित्सा, मानसिक, इन सभी को वर्तमान में महत्व दिया जा रहा है। ठीक, तो ये समय के साथ परिवर्तन होते रहे हैं और आने वाले समय में परिवर्तन ऐसे होते रहेंगे। जैसे 1937 में डॉक्टर जाकिर हुसैन और महात्मा गांधी ने भारत में अंग्रेजी शैली की शिक्षा प्रशिक्षण का स्वागत करने के लिए बुनियादी शिक्षा की जरूरत की शुरुआत की थी। ठीक, अब 1950 के बाद क्या हुआ? 1950 के बाद देखें कि 1947 के बाद सामाजिक, कृषि, इंजीनियर, चिकित्सा, तकनीकी पाठ्यक्रम की पढ़ाई शुरू हुई। ठीक, तो इस तरह से परिवर्तन होते रहे हैं। शिक्षण अधिगम के लक्ष्य और उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देखिए, जो ऊपर बताया उन्हीं में से सारी चीजें समाहित होती हैं, बस समझ लेना जरूरी होता है। छात्रों का विकास वृद्धि समाज के विकास के समान है। यह लक्ष्य शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया से पूरा होता है। सभी शिक्षण उद्देश्य विषय की संरचना पर आधारित होते हैं, मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक विकास को पूरक बनाते हैं। ठीक, जैसे इनका मुख्य उद्देश्य है ज्ञान प्राप्त करने में मदद करना, मोटा मोटी समझिएगा, छात्रों के चरित्र और व्यवहार का निर्माण करना, स्वायत्तता अर्थात छात्रों में निर्भरता के प्रवृत्ति को विकसित करना, छात्रों को प्रेरित करना, रचनात्मक सोच को बढ़ावा देना, सामाजिक कौशल को विकसित करना, भविष्य की नींव तैयार करना। ठीक, इसका मुख्य महत्व क्या है? प्रत्येक विषय में छात्र का ज्ञान समझ, उसका उपयोग और अनुप्रयोग न होकर केवल जीवन से बल्कि भविष्य के जीवन से संबंधित है, अर्थात सिर्फ वर्तमान काल से संबंधित न हो, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वह अनुकूलित हो। अर्थात ऐसी शिक्षा हो, मान लीजिए आपने 25 साल तक पढ़ाई की और 50 साल आने वाले समय के लिए वह शिक्षा आपके लिए उपयोगी है कि नहीं है, ये जरूरी होता है कि शिक्षा ऐसी दी जाए कि एक व्यक्ति जो 20 साल, 22 साल, 25 साल तक पढ़ाई करता है, तो वह जो पढ़ाई करे 20 साल तक, वह आने वाले उसके जीवन जितना जी समय शेष है जीवन का, उसमें उसके लिए उपयोगी हो। ठीक, जैसे आप मान लीजिए डॉक्टर हैं। ठीक, आपने पढ़ाई की 25 साल तक, आप डॉक्टर बन गए। अब आप जब तक जीवन है, आप डॉक्टरी पेशा को अपना पेशा बना के अपने तकनीकी कौशल के आधार पे कार्य करते रहेंगे। ठीक, अब पता चला आपने बीएड किया और पता चला आप टीचर नहीं बन पाए, आप चले गए प्राइवेट नौकरी करने, आप कोई खेती बाड़ी काम कर, कुछ भी करने लगे, तो आपकी डिग्री जो थी वो आपके आने वाले समय में अनुकूल है कि नहीं है। आपका कार्य था शिक्षक बनना, लेकिन आप शिक्षक न बन के कृषक बन गए, तो क्या आपके वो पढ़ाई आपकी कृषि कार्य में उपयोगी है? जरूरी है कि नहीं है, या है तो बहुत कम स्तर पे है। ठीक, तो इस तरह से समझिएगा, इसका कुछ महत्व है। उद्देश्य इनका मुख्य एक ही होता है कि शिक्षा का विकास और मानसिक स्तर को उच्च करना। मूल्यों से निकटता संबंधित है। महत्व इनका है, इनके लक्ष्य और महत्व को अगर समझेंगे अंतर को, तो देखिएगा प्रयोजन क्या है। एक से निश्चित समय सीमा के भीतर प्रयोजनों को प्राप्त करना, लक्ष्य प्राप्त हासिल करने के लिए काफ़ी समय लगता है। प्रयोजन के लिए शिक्षण प्रक्रिया की आधारशिला है। प्रयोजन किसी भी शिक्षण प्रक्रिया की आधारशिला है। लक्ष्य एक सामान्य कथन है जो किसी कार्य की दिशा को स्पष्ट करता है। जैसे आपका लक्ष्य टीचर बनना है, तो आपकी दिशा को स्पष्ट कर रहा है। लेकिन प्रयोजन क्या है? प्रयोजन आपको शिक्षक बनाने के लिए है कि आपको शिक्षण प्रक्रिया अर्थात तैयारी तो करनी पड़ेगी, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। ठीक, तो इस तरह से इसको समझिएगा। ये एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी नहीं है आने वाला। बस लास्ट में देखिएगा, शिक्षण एक कला है, विज्ञान और कला दोनों को जोड़ती है। ठीक, यह छात्र और शिक्षक के बीच संवादात्मक स्थिति को स्थापित करती है। बीओ स्मिथ के अनुसार लिख लीजिएगा, शिक्षण एक ऐसी प्रणाली है जिसका उद्देश्य प्रभावी शिक्षण अनुभव को प्राप्त करना है। ठीक, बाकी मैंने ऊपर इन सारी चीज़ों को बता दिया है, वही नीचे बातें हैं। ठीक, नई शिक्षा नीति जो आई है 2020, नीति की स्थापना श्री कस्तूरी रंगन के नेतृत्व में संपन्न हुई। 34 वर्षों के बाद यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति
में भारत में शिक्षण की प्रौद्योगिकी के एकीकृत करने पर जोर दिया गया है। ठीक, तो बस ध्यान रखिए कि यहाँ से जब नई शिक्षा नीति पढ़ाएंगे तो प्रश्न वहाँ से अलग पढ़ेंगे। इस तरह से कुछ प्राचीन शब्दावलियाँ हैं, इसको आप देख लीजिएगा, प्रश्न इससे बहुत कम बनते हैं। तो पहला चैप्टर हम लोगों का पूरा, दूसरी क्लास पूरी होती है, चैप्टर पहला था, क्लास दूसरी थी। ठीक, आगे हम फिर मिलेंगे, MCQ क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे 50 कम से कम इसी चैप्टर से संबंधित। ठीक, ताकि आपकी पूरी तैयारी संपन्न हो सके। प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए। ठीक, ताकि निरंतर आपको वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद साथियों।